हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं मीनल का चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। अगर आप हैं इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट या दे रहे हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, और अभी हम यहाँ कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। पिछले कुछ वीडियोज में हमने किया था कॉस्ट से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट, रेवेन्यू से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट, और साथ में हमें किए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स कौन-कौन से होते हैं और क्या-क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि अलग-अलग मार्केट्स, यानी कि इस वीडियो में हम करेंगे कॉफी कंपटीशन और मोनोपोली में प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कैसे बनता है। तो देखिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सबसे पहले प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम परफेक्ट कंपटीशन में हम देखेंगे। तो परफेक्ट कंपटीशन में दो तरह से हम निकाल सकते हैं प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम। एक तो होता है हमारी टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच एंड दूसरा इज मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। देखिए ये है टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच, दिस मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। तो सबसे पहले देखेंगे अगर हम टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच की बात करें तो सबसे पहले ये है कि कोई भी प्रोड्यूसर है वो कहाँ पर इक्विलिब्रियम में होगा, कोई भी फर्म किस लेवल तक अपना जो है प्रोडक्शन करना चाहेगी। एक ही बात है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम और फर्म्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो फर्म है या जो प्रोड्यूसर है उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। तो जहां पर उसका प्रॉफिट जो है मैक्सिमम होगा वहां पर ही इक्विलिब्रियम होगा। तो मैक्सिमम करना है प्रॉफिट को। प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमम होगा? जहां पर जो टोटल रेवेन्यू है वो टोटल कॉस्ट से ज्यादा होगा और उन दोनों के बीच का डिफरेंस मैक्सिमम रहेगा। दो चीज है, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा होनी चाहिए और टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि वो डिफरेंस ही होता है हमारा प्रॉफिट। जितनी रेवेन्यू हुई उसमें से जितना कॉस्ट हुआ निकाल दो और जो पीछे बचा वो क्या होता है? प्रॉफिट। ओके। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले हमारा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन है दैट मीन्स फर्म क्या है? फर्म है प्राइस टेकर। परफेक्ट कंपटीशन की ये वीडियो और ये इक्विलिब्रियम को समझने से पहले आपको परफेक्ट कंपटीशन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से पता होनी चाहिए। तो अगर नहीं पता है तो ऊपर मैं आई बटन में दे रही हूँ लिंक, तो उसे उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो देखिए परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोड्यूसर होता है वो होता है प्राइस टेकर। मार्केट की डिमांड और सप्लाई से जो है प्राइस डिसाइड होती है, ठीक है। मार्केट की यहाँ पे ये डिमांड और ये सप्लाई, और यहाँ पे जो प्राइस डिसाइड हुई वही जो है प्रोड्यूसर के लिए या एक फर्म के लिए प्राइस होगी। तो ये जो प्राइस है ये कांस्टेंट रहती है। इस तरह से ये एक सीधी लाइन जो है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के पैरेलल सीधी लाइन होती है, यही इसकी प्राइस लाइन होती है, यही इसकी एआर भी होती है और यही इसकी एमआर भी होती है। ये हमने पिछले रेवेन्यू के वीडियो में देखा था। तो इस केस में क्या होता है, हमारा जो टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू भी एक सीधी लाइन होती है जो कि अपवर्ड चलती हुई होती है, ऊपर की ओर खींची हुई एक सीधी लाइन होती है। जैसे कि यहाँ पे इसमें ये रेड लाइन देख सकते हैं आप इस फिगर में, ये जो रेड लाइन है ये टोटल रेवेन्यू लाइन है। टोटल कॉस्ट की हम बात करें तो कॉस्ट के जो हमने कॉन्सेप्ट्स देखे थे वहां पे हमने एक कॉस्ट फंक्शन निकाला था, जो कि पहले पहले तो कॉस्ट गिरती हुई दर से बढ़ती है और फिर बढ़ती हुई दर से बढ़ती है। ये इस तरह से टोटल कॉस्ट जो है टोटल कॉस्ट का अपना शेप होता है कर्व का। तो आप यहाँ पे देखिए ब्लैक जो लाइन है ये टोटल कॉस्ट है। अब एक ही ग्राफ में जब हमने टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू को ड्रॉ किया है तो यहाँ पर देखिए इधर के पॉइंट तक, ओ से के पॉइंट तक लॉस है, क्योंकि कॉस्ट तो ज्यादा है ये ब्लैक वाली लाइन, जबकि जो रेवेन्यू है वो कम है, तो यहाँ पर लॉस है। और जैसे जैसे प्रोड्यूसर आगे प्रोडक्शन कर रहा है ये लॉस कम होता जा रहा है। तो प्रोड्यूसर जो है अपना प्रोडक्शन चालू रखेगा और आगे प्रोडक्शन बढ़ाता जाएगा। जैसे यहाँ पर ई पॉइंट पे आते हैं, ई एफ जो है ये प्रॉफिट है, ये क्या है? टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस करने के बाद जो आया है, और यहाँ पे ये मैक्सिमम है। तो यहाँ जहां मैक्सिमम है वहां पर क्यू सी पॉइंट है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम रहेगा प्रोड्यूसर का। उससे आगे जब हम जाएंगे तो ये प्रॉफिट जो है वो कम होता जाएगा।
प्रॉफिट यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कम होता जा रहा है तो प्रोड्यूसर आगे जो है प्रोडक्शन नहीं करना चाहेगा। उसके बाद एम के आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर लॉस स्टार्ट हो रहा है और जो टीसी है वो टीआर से ऊपर है तो लॉस देखेंगे यहाँ पे ये बढ़ता जा रहा है। यहाँ इतना था फिर ये इतना हो गया, आगे जैसे जैसे जा रहे हैं लॉस बढ़ता जा रहा है। अब देखिए ये जो है पॉइंट के और पॉइंट एम, इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होता है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होती है। साथ ही आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पे हमने मेजर किया था रेवेन्यू एंड कॉस्ट और एक्स एक्सिस पे हमने मेजर किया था यूनिट्स ऑफ आउटपुट। तो इस तरह से टीआरटीसी की अप्रोच से हम जो है देख सकते हैं जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम है वहां पर इक्विलिब्रियम होगा। अब देखिए एमआरएमसी यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच में हम किस तरह से डिसाइड करते हैं कि कहां पर जो है इक्विलिब्रियम होगा प्रोड्यूसर को। तो देखिए 3 कंडीशंस होना जरूरी है, इसके लिए 3 कंडीशंस होनी चाहिए शॉर्ट रन में। तो शॉर्ट रन में 3 कंडीशंस कौन सी होनी चाहिए? सबसे पहले जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, यानी कि एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में जो लागत लग रही है वो एक अतिरिक्त उत्पादन इकाई उत्पादन को बेचने से मिलने वाले रेवेन्यू के बराबर एटलीस्ट होनी ही चाहिए। सेकेंड है जो एमसी है वो अपवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये एमसी है हमारा, यहाँ पे ये एमसी कर्व है तो ये एमसी कर्व यहाँ पर अपवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए। ई पॉइंट पे जो है इक्विलिब्रियम है ये अपवर्ड स्लोपिंग है। यहाँ पर जो हमारा एमसी है वो एमआर के बराबर है। यहाँ पे ये देखिए कट कर रहा है एमआर एमसी, तो एमआर जो है वो एमसी के इक्वल है। और थर्ड लास्ट कंडीशन है प्राइस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ एसएवीसी। एसएवीसी क्या है यहाँ मैं आपको बताती हूँ, शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। ये है शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो ये यहाँ पर इससे नीचे है। ठीक है, तो ये कर्व कैसे बने ये इसके नीचे है, साथ में पर प्लस ये जो है फिक्स्ड कॉस्ट है, यहाँ तक ये वेरिएबल कॉस्ट है। उसके बाद ये जो है ये पूरी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है। अगर ये कंसेप्ट आपको नहीं पता है तो इसके बेसिक कंसेप्ट के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है फिक्स कॉस्ट है, तो प्राइस जो है कम से कम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होनी ही चाहिए, तभी जो है प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्शन करने के लिए तैयार होगा और वहीं पर जो है इक्विलिब्रियम होगा। तो ये जो थी ये कंडीशंस थी प्रोड्यूसर की इक्विलिब्रियम की परफेक्ट कंपटीशन में टीआरटीसी अप्रोच से भी और एमआरएमसी अप्रोच से भी। अब जिनको नहीं समझ में आया है उनके लिए एक और मौका है, बिल्कुल घबराइए मत। देखिए थोड़ा इसको डिटेल में हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये मैंने एक टेबल बनाई है टोटल रेवेन्यू की। ठीक है, ये है टोटल रेवेन्यू टेबल। टोटल सेल प्रोसीड्स द सेल ऑफ ऑल द यूनिट्स। ठीक है, किस तरह से आता है टोटल रेवेन्यू जो है, जैसे 1 यूनिट की सेल हुई इसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट मीन्स यहाँ पर प्राइस 5 रुपीज है, 1 into 5 इज इक्वल टू 5। फिर 2 यूनिट्स का आउटपुट हुआ तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, ये 10। क्योंकि फर्म प्राइस टेकर है तो हर लेवल आउटपुट पे प्राइस वही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इस तरह से ये आ गया हमारा टोटल रेवेन्यू। ओके, उसके बाद बात करें हम टोटल कॉस्ट की, चूंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच को, तो टोटल रेवेन्यू निकाल दिया। अब टोटल कॉस्ट कितनी लगी ये टेबल भी बना देते हैं हम। तो 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है, देखिए ये बढ़ रही है टोटल कॉस्ट कंटिन्यूस अलग अलग रेट से। पहले यहाँ पे 4 बढ़ी, फिर यहाँ पर 5 बढ़ी, फिर यहाँ पर 1 बढ़ी, इस तरह से ये अलग अलग रेट से बढ़ती जा रही है टोटल कॉस्ट। तो अब कैसे निकालेंगे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालना होगा प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट जहां पर मैक्सिमम होगा वहीं पे होगा हमारा इक्विलिब्रियम। राइट, तो देखिए यहाँ पर इस टेबल में ये है टोटल रेवेन्यू, ये है टोटल कॉस्ट। मैंने वैल्यूज रख दी हैं टोटल रेवेन्यू की, टोटल कॉस्ट की। कैलकुलेट कर लेंगे हम टीआर माइनस टीसी, जो कि किसके बराबर है, प्रॉफिट के बराबर। हमेशा ध्यान रखना है पाई से डिनोट करते हैं हम यहाँ पे प्रॉफिट को।
तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट नेगेटिव है, -2, -1, 0, फिर 4 हो गया, प्रॉफिट अगेन 0 हो गया, फिर -3 हो गया। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ है? ऑब्वियसली ये यहाँ पर जहाँ पर 4 यूनिट्स जो है आउटपुट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है? प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम होगा, जहाँ पर ये जो डिफरेंस है टीआर एंड टीसी का वो मैक्सिमम है, तो यही जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो प्रोड्यूसर 4 यूनिट्स जो है प्रोड्यूस करेगा, 4 यूनिट्स का आउटपुट होगा, उसे रेवेन्यू होगा 20 रुपीज का, कॉस्ट लगेगी 16 रुपीज और प्रॉफिट होगा 4 रुपीज का। अब देखिए इसी चीज को थोड़ा सा ग्राफ में देखते हैं। वही चीज है हमारी जो मैंने पिछले उसमें की थी, ये टी आर परफेक्ट कंपटीशन में टी आर इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन होता है। टोटल कॉस्ट कर वही हमारा नॉर्मल वाला जो हमने ड्रॉ किया है, ये थी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, और फिर फिक्स्ड कॉस्ट से यहाँ से ये स्टार्ट होता है और पहले डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, फिर इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, इस तरह से ये ऊपर चढ़ता है। ठीक है, दोनों को एक ही कर्व में हम एक ही ग्राफ में अगर हम ड्रॉ प्लॉट कर देंगे तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे लॉस है, ये वाला जो एरिया है ये पूरा लॉस का है, बिकॉज यहाँ पे क्या है? कॉस्ट इज ग्रेटर देन रेवेन्यू, तो ये पूरा लॉस है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे जो लॉस है वो कम होते जाएंगे। ये जो है के है हमारा क्या? ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर प्रॉफिट इज जहां पर कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू है, दैट मीन्स प्रॉफिट जो है वो 0 है। इससे आगे हम जाएंगे तो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं, बिकॉज ये जो है डिफरेंस टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का वो बढ़ता जा रहा है, रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम है। ओके, यहाँ पर जैसे हम ई पॉइंट पे यहाँ आते हैं, ये मैक्सिमम डिफरेंस है दोनों का, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट है यहाँ पर ई एफ। तो ई जो है ये हमारा होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पर की क्यू एक्स प्रोडक्शन होगा। ठीक है, उससे आगे हम जाएंगे तो फिर से ये जो कॉस्ट है ऊपर चढ़ रही है, तो ये जो पूरा एरिया है ये लॉस का एरिया होगा। यहाँ पर प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्शन नहीं करेगा, और यहाँ से जैसे जैसे आगे जाता जाएगा लॉसेस जो है बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पर प्रोड्यूसर बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट कौन सा होगा? ई पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम का होगा। तो ये थी हमारे परफेक्ट कंपटीशन में टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अब थोड़ा सा देखते हैं एमआरएमसी अप्रोच, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दोनों जो है शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में दोनों कंडीशंस में अलग अलग तरीके से हम जो है देखेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। दोनों में अलग अलग कंडीशंस होंगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, थोड़ा बहुत सेम है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले शॉर्ट रन की कंडीशंस की बात करती हूँ। मार्जिनल शॉर्ट रन मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इज इक्वल टू शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। जो शॉर्ट रन का मार्जिनल कॉस्ट है वो शॉर्ट रन के मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए। जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है वो अपवर्ड स्लोपिंग होनी चाहिए, ऊपर की तरफ चढ़ती हुई होनी चाहिए। फिर प्राइस जो है, प्राइस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? मिनिमम ऑफ SAVC शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर तो होनी ही चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी प्रोडक्शन होगा। कि नेक्स्ट जो हम लॉन्ग रन का देखेंगे, लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट शुड बी अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ होना चाहिए। देखिए ऑलमोस्ट सेम है फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पर एम आर इज इक्वल टू एम सी और इधर भी एम आर इज इक्वल टू एम सी। सेकेंड कंडीशन क्या है? एम सी शुड बी अपवर्ड स्लोपिंग, यहाँ पे भी यही है, एम सी शुड बी अपवर्ड स्लोपिंग। थर्ड कंडीशन देखेंगे, थर्ड कंडीशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप देखेंगे यहाँ पर जो प्राइस है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जबकि यहाँ पे होगी एवरेज कॉस्ट। ये डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस इसलिए है क्योंकि लॉन्ग रन में जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का कंसेप्ट अलग अलग नहीं होता है। जो फिक्स कॉस्ट वाली जो हमारी इनपुट्स होते हैं वो भी लॉन्ग रन में वेरिएबल हो जाते हैं, राइट। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो मतलब क्या है इसका थोड़ा सा डिटेल में अगर मैं कहूँ तो जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है वो किन चीजों से मिलकर बनी होती है? ये मिलकर बनी होती है हमारी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, दो तरह की कॉस्ट होती हैं, उससे मिलकर ही हमारी जो है टोटल कॉस्ट बनती है शॉर्ट रन में। इसलिए
एवरेज कॉस्ट भी इन दोनों से मिलकर बनी होती है। ओके, तो ये जो है शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उससे डिटरमाइन होती है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से डिटरमाइन होती है। इसका भी हमने ग्राफ वगैरह देखा था, इस तरह से ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, इसका ग्राफ याद रखने का है। शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कैसा होता है, किस शेप का, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आयतीय अतिपरवलय जिसे कहते हैं हिंदी में। उसके बाद जो शॉर्ट रन मार्जिनल रेवेन्यू है वो किससे बनता है, ये टोटल रेवेन्यू को बताता है। ठीक है, कितना टोटल रेवेन्यू अर्न हुआ। अब देखिए तीन तरह की हमने देखा कि एमआरएमसी शॉर्ट रन में अगर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करना है तो तीन कंडीशंस थी। सबसे पहले पहली कंडीशन पे ध्यान देते हैं। तो पहली कंडीशन क्या कहती है, पहली कंडीशन कहती है शॉर्ट रन मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इज इक्वल्स टू शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है तो ये कहाँ पे है, जैसे मैं कहती हूँ ये यहाँ पे कट कर रहा है। F जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पर जो AC है वो MR के इक्वल है, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। यही क्यों होगा, ये वाला क्यों नहीं हो सकता और ये वाला क्यों नहीं हो सकता, G क्यों नहीं हो सकता, K क्यों नहीं हो सकता, L क्यों नहीं हो सकता। तो देखिए क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप यहाँ पर K पर हैं, ठीक है, केस वन देखते हैं। अगर सपोज Q1 है आउटपुट, ठीक है, Q1 अगर आउटपुट है तो क्या होगा, यहाँ पे जो है कॉस्ट तो कम है, ठीक है, कॉस्ट तो यहाँ L ही है, जबकि जो रेवेन्यू है वो कितना है, K के बराबर है। यानी कि पर यूनिट जो है रेवेन्यू ज्यादा मिल रहा है कॉस्ट से, तो उससे क्या होगा, प्रोड्यूसर को लगेगा प्रॉफिट मिल रहा है ज्यादा, तो मुझे और ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए, तो वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा यानी कि वो अपने प्रोडक्शन को कहाँ लेके आ जाएगा, Q2 पे। उसे लगेगा कि ये जो Q1 है यहाँ पर प्रॉफिट जो है मैक्सिमम नहीं है, अगर इससे आगे जाते हैं तो भी जो है प्रॉफिट बढ़ता जाता है, क्योंकि इससे आगे भी जो रेवेन्यू है वो कॉस्ट से ज्यादा मिल रहा है, कॉस्ट से ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा है, तो और प्रोडक्शन करेंगे क्योंकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो वो मूव होके कहाँ आ जाएगा, Q2 पे। ठीक है, Q2 पे जहां पर कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर है वो यहीं पर तक ही प्रोडक्शन करेगा। परंतु परंतु अगर वो सोचता है कि मैं और आगे प्रोडक्शन कर लूं, इससे मुझे फायदा होगा, तो क्या होगा, वो अगर चला गया सपोज Q3 पे, Q3 पे अगर वो चला गया तो क्या होगा, यहाँ पर तो है रेवेन्यू तो कम है, H के बराबर ही है, लेकिन कॉस्ट कितनी लग रही है, G के बराबर। और वो F से जब मूव हुआ तो जितना वो आगे बढ़ता जा रहा है उसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, कॉस्ट और रेवेन्यू के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू कम है, तो उस केस में क्या होगा, उसे लॉस होने लगेगा। तो ये जो Q3 है ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग नहीं है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट नहीं है, वो वहां पे उसका लॉस हो रहा है। तो क्या होगा, जो फर्म है वो फर्म अपना प्रोडक्शन को डिक्रीज करेगी, प्रोडक्शन को डिक्रीज करके वो वापस कहाँ ले आएगी, वो ले आएगी Q2 पे। तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, Q2 पे, जहां पर MR इज इक्वल्स टू MC है, जहां MR इज इक्वल्स टू MC है वहीं पर इक्विलिब्रियम होगा। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन में MR इज इक्वल्स टू MC की अगर हम बात करें तो वो तो यहाँ E पॉइंट पे भी है और Z पॉइंट पे भी है, तो फिर ऐसा क्यों कि प्रोड्यूसर E पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है, Z पॉइंट पे नहीं है। अब हम आते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे जो है MR इक्वल्स टू MC तो है, लेकिन जैसे जैसे प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन बढ़ाता है वो Q2 से जैसे जैसे आगे बढ़ता है, तो केस ए में क्या है, MR इक्वल्स टू MC तो है बट MC इज नॉट अपवर्ड स्लोपिंग, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऐसे नीचे की तरफ आ रही है, तो दैट मीन्स यहाँ पे सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। अब ये नीचे की तरफ आ रही है तो क्या होगा कि ये जो MR लाइन है इससे नीचे चली जाएगी, कॉस्ट कम होती जाएगी पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, तो यानी कि पर यूनिट ऑफ रेवेन्यू, तो पर यूनिट रेवेन्यू तो उतना ही है लेकिन कॉस्ट कम होती जा रही है, दैट मीन्स ये क्या मिलता जा रहा है, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट मिलता जा रहा है ये सारा।
ठीक है, ये सारा प्रोड्यूसर का प्रॉफिट है। तो इस केस में क्या होगा, अगर प्रोड्यूसर ने यहीं पे रोक दिया अपना प्रोडक्शन, तो वो ये वाला जो प्रॉफिट है उसको लेने से वंचित रह जाएगा। दैट मीन्स उसका जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं होगा। तो क्या करेगा, वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा। जब तक उसको प्रॉफिट मिलता जा रहा है, उसका प्रॉफिट मिलता जा रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम है, फिर यहाँ पे भी, लेकिन प्रॉफिट तो मिल ही रहा है, तो जब तक प्रॉफिट मिल रहा है वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा और फिर वो कहाँ आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पर वो आ जाएगा। ई पर जो है दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो यानी कि एट आउटपुट क्यू क्यू जीरो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, जबकि बी पे फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अब ये यहां से आगे नहीं जाना चाहेगा क्योंकि यहाँ आगे इसको लॉस होगा। ठीक है, ये इसको लॉस होगा, इसलिए यहां से आगे नहीं जाएगा। और Z जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा, जबकि E जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। राइट, तो इस तरह से सेकंड कंडीशन का फुलफिल होना भी बहुत जरूरी है प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम के लिए। अब देखिए चलते हैं थर्ड कंडीशन की तरफ। थर्ड कंडीशन कहती है प्राइस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो जो प्राइस है वो ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए जो मिनिमम है शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उसके। तो देखिए ये इसमें इस केस में क्या है, तो जब अगर शॉर्ट रन की बात करें तो फिक्स कॉस्ट अलग होती है, वेरिएबल कॉस्ट अलग होती है। यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको इस लाइन से मिला दूं, ठीक है, ये शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, तो दैट मीन्स यहाँ तक जो है ये सारा वेरिएबल कॉस्ट है। ओके, ये सारा हमारा वेरिएबल कॉस्ट है अगर, और ये क्या है, ये है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है। तो जब वेरिएबल कॉस्ट से अगर ऊपर है प्राइस जब तक या फिर उसके बराबर है, यानी कि अगर प्राइस यहाँ पे भी आ जाए, ठीक है, सिर्फ इसके बराबर है तो प्रोडक्शन होगा। ठीक है, अदरवाइज प्रोडक्शन नहीं होगा। यानी कि अगर वो प्राइस से यहाँ से नीचे आ जाएगी तो फिर प्रोड्यूसर जो है इक्विलिब्रियम में नहीं होगा और प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इस फिगर में क्या हो रहा है, कंडीशन 1 एम आर इज इक्वल टू एम सी ई पॉइंट पर है, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। उसके बाद कंडीशन टू एम सी इज राइजिंग, तो ये एम सी जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ रही है, तो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। फिर जो थर्ड कंडीशन है, यहाँ पर प्राइस जो है वो ग्रेटर है किससे, शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो दैट मीन्स प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में है। लेकिन लेकिन देखिए क्या होगा अगर जो प्राइस है वो शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम होगी। अगर कम होगी तब क्या होगा, क्या प्रोड्यूसर प्रोडक्शन नहीं करेगा? तो थोड़ा सा देखिए इसको समझते हैं। सबसे पहले सपोज मैं यहाँ पे प्राइस को नीचे ले आई, ठीक है, पिछले फिगर में प्राइस थी यहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर एसएसी को टच कर रही थी, मैं इसको नीचे ले आई, बिल्कुल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे ले आई इसको। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो तीसरी वाली कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होगी, प्राइस जो है वो कम होगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। ओके, तो अब देखिए दो कंडीशन देखते हैं, जब प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर है और जब प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे है तो क्या होगा। तो अब अगर देखते हैं कि ये नीचे है और उसके बाद भी सपोज जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो प्रोडक्शन कर रहा है तो उसका टोटल रेवेन्यू कितना होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे टोटल रेवेन्यू कितना होगा, उसका टोटल रेवेन्यू यहाँ पर निकालेंगे, ये रहा इसका टोटल रेवेन्यू, ये वाला जो एरिया है। ठीक है, अलग कलर से लिखती हूँ मैं इसको, अलग कलर से शो करती हूँ, पर्पल कलर से। ये जो पर्पल कलर से ये मैंने एरिया ड्रॉ किया है, ये है इसका टोटल रेवेन्यू। ठीक है, ये इसका टोटल रेवेन्यू है, जिसको जो है ओ Q1 L एंड T, ओ एरिया O P L Q1। ठीक है,
अब उसके बाद टोटल कॉस्ट कौन सी होगी? टोटल कॉस्ट दो तरह की होगी, वेरिएबल कॉस्ट भी होगी और फिक्स्ड कॉस्ट भी होगी। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है? टोटल एरिया इसका कॉस्ट का जो है वेरिएबल कॉस्ट हमारी हो गई ओ क्यू के एन, ओ क्यू 1 के एन, ये जो है ये होगी वेरिएबल सॉरी ये होगी टोटल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट हमारी एन एस आर के, ये जो है ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होगी। तो देखिए अलग कलर से मैं आपको बताती हूँ इसको। ये जो है येलो कलर से, ये देखिए ये तो है फिक्स्ड कॉस्ट, ये होगी फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, और यहाँ पर ये होगी इसका दूसरा वाला कॉस्ट का एरिया जो वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, ये पूरी इसकी वेरिएबल कॉस्ट होगी। ये दो एरियाज जो हैं ये कॉस्ट के होंगे। अब जो लॉस है वो लॉस कितना हो रहा है? देखिए ये जो है ये तो रेवेन्यू है, इस रेवेन्यू को हम निकाल दें तो जो पीछे एक्स्ट्रा और ये जो कॉस्ट बची ये है हमारा लॉस। तो जब प्रोडक्शन हो रहा है तो उस केस में कितना लॉस हो रहा है? एरिया पी एन के एल, ठीक है, ये वाला एरिया प्लस एन के आर एस, ये वाला एरिया। ठीक है, ये हो गया हमारा फिक्स कॉस्ट वाला पार्ट और ये हो गया हमारा वेरिएबल कॉस्ट वाला पार्ट। तो टोटल जो है इतना हमको लॉस हो रहा है। पर अगर केस बी, ठीक है, केस ए था जबकि प्रोडक्शन हो रहा है, केस बी जबकि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो अब जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा होगा तो क्या होगा? प्रोडक्शन अगर नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन जीरो है, तो दैट मीन्स इसका क्या मतलब है कि वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी। ठीक है, प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है तो दैट मीन्स ये वाली जो पूरी कॉस्ट है ये नहीं होगी, बिकॉज कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा? इस केस में अगर प्रोडक्शन नहीं है तो जो टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू होगा हमारा जीरो। टोटल कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट होगी हमारा ये वाला, जब एरिया नहीं है तो ये एरिया तो जीरो हो गया प्लस एरिया एन के आर एस। ठीक है, एन के आर एस ये वाला जो है ये हमारा एरिया कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। तो दैट मीन्स लॉस कितना हो रहा है? लॉस हमारा इसी एरिया का हो रहा है एन के आर एस, यानी कि सिर्फ ये जो एरिया है जो कि मैं यहाँ पर येलो शेड से बता रही हूँ, यहीं पे सिर्फ लॉस होगा। ये सिर्फ इतना लॉस होगा। तो अब देखिए आप इन दोनों में कंपेयर कर सकते हैं, इसमें और इसमें। ठीक है, इन दोनों में कंपेयर कर सकते हैं कि कहाँ पर लॉस कम हो रहा है, कहाँ पर ज्यादा हो रहा है। इन दोनों में कंपेयर करें तो यहाँ पे ये जो है एरिया ज्यादा है लॉस का। ठीक है, यहाँ तो सिर्फ इतना ही लॉस हो रहा है, लेकिन इसमें दिस प्लस दिस ये दोनों का लॉस हो रहा है। ये सिर्फ फिक्स कॉस्ट के बराबर है या वेरिएबल कॉस्ट का भी लॉस हो रहा है। तो दैट मीन्स क्या है? अगर P जो है वो लेस देन मिनिमम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है तो उस केस में समझदारी यही होगी कि जो प्रोड्यूसर है वो अपना जो प्रोडक्शन है वो बंद कर देगा। द फर्म शुड स्टॉप द प्रोडक्शन द मोमेंट प्राइस फॉल बिलो द मिनिमम ऑफ SAVC कर्व। ठीक है, hence the third condition of equilibrium of firm is what? P should be greater than equals to minimum of SAVC, राइट? क्योंकि जो लॉस है जो कि विथ प्रोडक्शन विच इज लॉस विच इज एसोसिएटेड विथ प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन लॉस एसोसिएटेड विदाउट प्रोडक्शन। ओके, तो ये था हमारा शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन में प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम दोनों क्या हमने MRMC और TRTC। अब देखिए अगर लॉन्ग रन की बात करें तो देखिए डिफरेंस क्या है। लॉन्ग रन में क्या होगा? लॉन्ग रन में सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो वेरिएबल होंगे। तो हमने अभी स्टार्टिंग में ही देखा था कि ये कंडीशन दोनों में सेम है जो कि हमारी शॉर्ट रन में थी, लेकिन बस यहाँ पे जो है ये LAC आ गया, वहां पर था शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का यहाँ पर टोटल एवरेज कॉस्ट है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। तो अब वो देखिए क्या होगा लॉन्ग रन में क्या होगा। लॉन्ग रन में एक्चुअली
जो प्रोड्यूसर है उसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं मिलते, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स उसके जीरो होते हैं। तो ये सीधा सीधा जहां पर AR MR इक्वल है वहां पर इक्विलिब्रियम होता है। ये बिल्कुल से टच करती होती है, प्राइस लाइन कभी भी ऊपर नहीं हो सकती, ऊपर नहीं हो सकती। और ये जो है प्रॉफिट, यहाँ पर इसका टोटल रेवेन्यू कितना होगा, OPEQ जो है, ओ ये वाला जो एरिया है OPEQ1, ये जो एरिया है यही इसका टोटल रेवेन्यू होगा और यही इसका जो है टोटल कॉस्ट एरिया भी होगा। दैट मीन्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स विल बी zero. It simply implies that the supernormal profits are zero, but the firm is earning normal profits. Normal profits मिलेंगे फर्म को। ओके, पर ऐसा क्यों होता है, देखिए ऐसा क्यों होता है, लॉन्ग रन में किसी नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेंगे। तो ऐसा है कि जब भी कभी फर्म को ज्यादा जो है एबनॉर्मल प्रॉफिट्स मिल रहे होते हैं, जब भी फर्म को एबनॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे तो क्या होगा, जो नई फर्म्स हैं वो एंटर हो जाएंगी मार्केट में, राइट। क्योंकि एबनॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे तो अट्रैक्ट होगी फर्म्स, एंड जो क्या होगा, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। एबनॉर्मल प्रॉफिट से नई फर्म्स जो है वो अट्रैक्ट होगी मार्केट में, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। सप्लाई इंक्रीज होने से क्या होगा, प्राइसेस जो है वो गिर जाएंगी। देखिए यहाँ पर एंटर हो जाएंगी न्यू फर्म्स, फिर उससे क्या होगा, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। सप्लाई इंक्रीज दैट मीन्स जो है प्राइसेस कम हो जाएगी। ऑब्वियसली अगर मार्केट में सप्लाई बढ़ गई तो प्राइसेस कम होंगी। प्राइसेस कम होने से क्या होगा, जो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हैं वो वाइप आउट हो जाएंगे और जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट मिलेंगे लॉन्ग रन में। और अगर इसका उल्टा हम देखें तो जो है, अगर एबनॉर्मल लॉसेस हो रहे हैं, एबनॉर्मल लॉसेस हो रहे हैं तो जो पुरानी फर्म है वो मार्केट को छोड़ देंगी। ज्यादा लॉस होंगे तो मार्केट को छोड़ देंगी। मार्केट को छोड़ने से क्या होगा, सप्लाई जो है गिर जाएगी। सप्लाई गिरना दैट मीन्स प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी। प्राइसेस इंक्रीज होने से एबनॉर्मल लॉसेस जो है वो वाइप आउट हो जाएंगे और फिर से स्थिति आ जाएगी हमारी जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट की या नॉर्मल प्रॉफिट्स की लॉन्ग रन में स्थिति आ जाएगी। बिकॉज ये ऐसा इसलिए होता है, सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि देर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट इन मार्केट। मार्केट में नई फर्म्स के आने की और पुरानी फर्म्स के छोड़ के जाने के लिए कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, फ्री एंट्री है एंड फ्री एग्जिट है। तो उसके बाद देखिए लास्ट अब हम देखते हैं मोनोपोली। मोनोपोली में शॉर्ट रन लॉन्ग रन प्रॉफिट की, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशंस रहती हैं, बिल्कुल वही सेम है जो कि परफेक्ट कंपटीशन में होती है। शॉर्ट रन में अगर हम बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में जो जो कंडीशंस होती हैं बिल्कुल वही है। प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमाइज होगा, जहां TR TC के बीच का डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम होगा, और जहां प्रॉफिट मैक्सिमम है वहीं पर इक्विलिब्रियम होगा। अगर MR MC की अप्रोच की बात करूं तो MR शुड बी इक्वल्स टू MC, और MC जो है वो क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए। एग्जैक्टली वही कंडीशंस हैं। प्राइसेस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ SAVC। जो मिनिमम है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, उससे ज्यादा होनी चाहिए प्राइसेस। बट एक डिफरेंस ये है कि जो मोनोपोली है यहाँ पर फर्म प्राइस मेकर होती है। तो प्राइस मेकर होती है दैट मीन्स जैसे जैसे वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाती है, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ाती है तो क्या होता है, प्राइसेस जो है वो नीचे गिरती हैं। ओके, और अगर वो प्राइसेस बढ़ाती हैं तो जो प्रोडक्शन है वो उसे कम करना पड़ता है, बिकॉज उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो दैट मीन्स जो AR कर्व है वो ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। AR कर्व, MR कर्व इसके नीचे होता है। इसको डिटेल में हमने किया था अपने रेवेन्यू के वीडियो में। तो अब इक्विलिब्रियम यहाँ पर कहाँ होता है, जहाँ ये MR MC के इक्वल है, नीचे से कट कर रहा है और अपवर्ड स्लोपिंग भी है। दिस इज इक्विलिब्रियम। यहाँ से इसको ऊपर ले जाएंगे तो दिस इज कॉस्ट एंड दिस इज रेवेन्यू एंड दिस इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स इन शॉर्ट रन। ठीक है, लॉन्ग रन की बात करें तो देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है अपने परफेक्ट कंपटीशन से। फर्स्ट जो कंडीशंस हैं, फर्स्ट टू कंडीशंस बहुत तो वही की वही हैं, लेकिन जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन में
प्राइस शुड बी ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ LIC। इक्वल नहीं, ये ग्रेटर होनी चाहिए, बिकॉज मोनोपोली में लॉन्ग रन में भी प्रोड्यूसर को सुपर नॉर्मल या एबनॉर्मल जो प्रॉफिट्स हैं वो मिल सकते हैं, क्योंकि ये मोनोपोली है और जो फर्म है वो प्राइस मेकर है, प्राइस टेकर नहीं है। तो इसलिए ये जो कंडीशन है ये थोड़ा सा ध्यान देने की है। इसमें ये जो है वो प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिनिमम LIC नहीं है, ये सिर्फ प्राइस शुड बी ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ LIC। वहां पे हमारा क्या साइन लगा हुआ था, वहां पे हमारा साइन लगा हुआ था ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पे ये इक्वल टू नहीं है, तो इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखिए बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हैं हम, इस वीडियो के लास्ट स्टेज पे हैं। अब देखते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं कि मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन में जो इक्विलिब्रियम है उसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंस रहेगा। यहाँ पे देखिए मैंने ये जो फिगर बनाया है मोनोपोली का जो अपना इक्विलिब्रियम है उसका फिगर है। यहाँ पे ये MRMC को कट कर रहा है, नीचे से इक्वल है तो दैट मीन्स ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। यहाँ से ऊपर ले जाएंगे तो ये जो है अपना रेवेन्यू है, यहाँ पर M और कॉस्ट लग रही है यहाँ के बराबर, तो दैट मीन्स ये वाला जो अपना एरिया है ये होता है सुपर नॉर्मल हमारे प्रॉफिट है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है मोनोपोलिस्ट के। इसी की जगह अगर मैं कहूँ कि जो हमारा AR है, इफ ये जो है अगर ये सीधी लाइन होता, ठीक है, AR अगर सीधी लाइन होता तो क्या होता, AR सपोज ये यहाँ पे ये इस तरह से सीधी लाइन होता, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जहाँ पे ये प्राइस है यहाँ पे इसको कट कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम है, तो उस केस में क्या होता है, थोड़ा सा इसमें देखते हैं ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा इस फिगर में। यहाँ पे ये MC है, इसको MR को नीचे से कट कर रही है, ठीक है। ये परफेक्ट कंपटीशन की प्राइस है प्रोड्यूसर की, जिसको कि मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया है, ये परफेक्ट कंपटीशन में प्रोड्यूसर की प्राइस है, ठीक है। और यह ये जो है मोनोपोली में प्रोड्यूसर की प्राइस है, जिसको कि यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ किया है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये हो जाता है हमारा डेड वेट लॉस, या जो है वेलफेयर का लॉस हो जाता है। ये वेलफेयर का लॉस दोनों का होता है, कंज्यूमर का भी होता है और प्रोड्यूसर का भी होता है। ये जो है ये तो प्रोड्यूसर का लॉस है और ये ऊपर वाला जो है ये कंज्यूमर का लॉस है। इस तरह से होता है ये कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये तो होता है हमारा कंज्यूमर सरप्लस, और जो नीचे वाला होता है वो होता है हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस। ये दोनों ही कंसेप्ट मैंने अपने एक अलग वीडियो में बनाया, जिसका कि लिंक मैं यहाँ ऊपर आई बटन में दे दूँ। तो जब आप ये देख रहे हैं तो वीडियोस को भी जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा इसको समझने के लिए। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो ट्राइंगल होता है, ये होता है डेड वेट लॉस ऑफ वेलफेयर बिकॉज ऑफ मोनोपोली, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन की जगह अगर हम मोनोपोली मार्केट की बात करें तो वहां थोड़ा वेलफेयर का लॉस होता है, जो कि ये इस ट्रायंगल के बराबर होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि डेड वेट लॉस क्या है और कौन सा एरिया जो है वो डेड वेट लॉस वाला होता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मोनोपोली में जो प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग बिहेवियर होता है, डिग्रीज कैसे होती हैं, उसकी जो मोनोपोली की पावर है उसको कैसे मेजर किया जाता है। 2-3 तरह के इंडेक्सेस हैं जिसकी हम पढ़ेंगे। तो इसलिए अगर आपको इस तरह के और भी वीडियोस देखने हैं तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।